हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम द्रव्य गुण का पेपर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये सीरीज कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। द्रव्य गुण के पेपर फर्स्ट में टोटल 22 चैप्टर्स हैं। हम इस सीरीज को 4 to 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, हर एक पार्ट में हम 5 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक जो भी चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपनी सीरीज को 4 से 5 पार्ट में खत्म कर देंगे। ठीक है, और अब मैं आपको इस सीरीज के कुछ प्लस पॉइंट बताती हूँ कि इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो पढ़ना तो है ही है, उसके साथ हम क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है, जो भी हमारी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर अपलोड होंगी। ठीक है, वहां से विद कंसिस्टेंसी, ठीक है, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि क्या है, आपको मतलब जितना आप कंसिस्टेंस रहेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सीरीज बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे नोट्स हैं वो हमारी ऐप पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप क्या कर सकते हैं, वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को डाउनलोड करके वहां पर नोट्स अवेलेबल हैं, जहां से आप क्या कर सकते हैं, हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है द्रव्य गुण विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से प्रीवियस ईयर में, और मतलब जो हमारा एग्जाम है यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और 1 मार्क्स का एमसीक्यू ही आएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सुपरफिशियली पढ़ना है कि एक हम जो एमसीक्यू है वो अटेम्प्ट कर सके अच्छे से, मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्य गुण। ठीक है, द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म एवं प्रयोग का सर्वांगीण विवेचन। ठीक है, द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग का सर्वांगीण विवेचन जिस शास्त्र में हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य गुण कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी द्रव्य है, उसके नाम, गुण, कर्म, प्रयोग, मतलब उनका संपूर्ण विवेचन, संपूर्ण वर्णन जिस शास्त्र में किया गया होता है किसी भी द्रव्य का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं द्रव्य गुण शास्त्र या फिर द्रव्य गुण। ठीक है, अब क्या है, द्रव्य गुण के 6 अंग किए गए हैं। ठीक है, यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि द्रव्य गुण के कितने अंग हैं, तो आपको किस पे क्लिक करना है, 6। ठीक है, ऑप्शन में 6 अंग होगा, तो आपको याद रखना है कि द्रव्य गुण के 6 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, नाम रूप ज्ञान, गुण ज्ञान, कर्म ज्ञान, ठीक है, प्रयोग ज्ञान, किसी भी द्रव्य का प्रयोग कैसे किया जाता है, योग ज्ञान, किसी द्रव्य के क्या क्या योग हो सकते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मुलेशन, कल्प हो सकते हैं, वो सब कहाँ वर्णन किया गया है, कल्प ज्ञान में। ठीक है, आपको बेसिकली ये याद रखना है कि द्रव्य गुण के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। देन हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, द्रव्य गुण का महत्व। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, कि द्रव्य गुण का क्या महत्व है, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। ठीक है, यह चिकित्सा शास्त्र का मुख्य अंगभूत विषय होने के कारण अत्यधिक उपयोगी है। मतलब ये क्या है, जो चिकित्सा शास्त्र है ना उसका एक मुख्य अंग है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट विषय है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बिना द्रव्य गुण ज्ञान के वैद्य को उपहास का पात्र बताया गया है। मतलब अगर किसी वैद्य को द्रव्य गुण का ही ज्ञान नहीं है, ठीक है,
द्रव्य गुण में बेसिकली बेसिकली क्या बताई गई है? औषध, ठीक है, फॉर्मुलेशन। अगर किसी वैद्य को इनका ज्ञान ही नहीं है तो क्या है, वो मजाक का पात्र ही है ना, उसका उपहास ही करा जाएगा। ठीक है। चिकित्सा के चतुष्पाद में वैद्य करता है, वह द्रव्य करण है। ठीक है, जो भी चिकित्सा के चतुष्पाद है उसमें क्या है, वैद्य क्या है, करता है, और द्रव्य क्या है, करण है। ठीक है, जो द्रव्य के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मान लो करता ही नहीं होगा, अगर करण ही नहीं होगा तो कर्ता का भी कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, इसीलिए क्या है, दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, किसकी, द्रव्य गुण की, किसकी, द्रव्य गुण की। ओके, यहाँ से एमसीक्यू नहीं आता, पर आपको ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले, एक बार हम देख लेते हैं। द्रव्य का नाम, गुण, कर्म तथा कर्म रूप विवेचन जिस शास्त्र में किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? भैषज्य कल्पना कहते हैं क्या? है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या कहते हैं। द्रव्य गुण के कितने अंग हैं? द्रव्य गुण के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है, बहुत इजी है ना, बस आपको ऐसे ही पढ़ना है तो आपको सब कुछ इजी लगेगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप 22 चैप्टर्स हमारे साथ कब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका नेम है द्रव्य। ठीक है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ से हमें देखने को मिलता है एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू और 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें हम क्या, द्रव्य की परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले। तो मैं ये श्लोक आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप जहां भी मैं बता दूंगी इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे ना, तो वहां ऐसे इंपॉर्टेंट लिखा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। क्या? यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम संवाहियत तद द्रव्यम। ठीक है, आप 5 बार अगर आप इसे बोलेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये श्लोक लर्न करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम संवाहियत तद द्रव्यम। आचार्य चरक के अनुसार जिसमें गुण व कर्म, ठीक है, जिसमें क्या है, गुण और कर्म, ठीक है, आश्रित हो तथा अपने कार्य द्रव्य का समवायी कारण हो। ठीक है, जो भी अपने कार्य द्रव्य है उनका क्या हो, समवायी कारण हो, वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है, जिसमें क्या है, गुण और कर्म रहते हैं और वो क्या होते हैं, अपने कार्य द्रव्यों के समवायी समवायी कारण होते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं द्रव्य। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति भेद से, कि उत्पत्ति भेद से द्रव्य का कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति भेद से द्रव्य होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि उत्पत्ति भेद से द्रव्य कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। ठीक है, तो आप समझ गए, पार्थिव, ठीक है, जो पृथ्वी से, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। ये मतलब बेसिकली क्या होता है, पंच भौतिक संगठन, जो 5 भौतिक संगठन होता है ना, उससे इन्हें क्लासिफाई करा गया है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि उत्पत्ति भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है योनि भेद से द्रव्य। योनि भेद से जो द्रव्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए भी आ जाता है और हम इसे थोड़ा ढंग से, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। योनि भेद से द्रव्य होते हैं 3 प्रकार के, जांगम, औदबिद एंड भौम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जांगम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जांगम। ठीक है, जो द्रव्य जांगम प्राणियों से, ठीक है, जो द्रव्य क्या है, जो द्रव्य जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हों उसे जांगम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि कस्तूरी, गोरोचन, घृत, ठीक है, दुग्ध, मतलब दूध, ये सब किससे मिलते हैं हमें, एनिमल से। ठीक है, और जो एनिमल से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जांगम। ठीक है, ये
पुनः चार प्रकार के होते हैं जो जांगम होते हैं, ये क्या होते हैं, फर्दर चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। किस किस में? जरायुज, ठीक है, क्या होते हैं? जरायुज। जरायुज क्या होते हैं? जो गर्भ अवस्था में जरायु से आवृत रहते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे हम रहते हैं ना, मदर और बेबी क्या रहते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं? जरायुज। जैसे कि मनुष्य और जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, पशु होते हैं बेसिकली, पक्षी नहीं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जरायुज, ठीक है। देन आते हैं अंडज। अंडज में क्या आता है? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या आता है? सांप, जितने भी सांप होते हैं वो क्या होते हैं? अंडे से उत्पन्न होते हैं। और जो पक्षी होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? अंडे से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या रखना है? यहाँ पे पशु आते हैं एंड अंडज में पक्षी आते हैं। देन आता है स्वेदज, जो पृथ्वी की ऊष्मा से, ठीक है, और प्राणियों के स्वेद से, मतलब जो क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है उसकी ऊष्मा से, और क्या होता है, जो प्राणियों के स्वेद से, जैसे कि क्या होता है, कीट, कीड़े मकोड़े, और पिपलिका। पिपलिका किसे कहते हैं? जो जू होती है हमारे सर में, वो किस वजह से होती है? वो जब स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है उसकी वजह से ही तो होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वेदज, ठीक है। देन आता है उद्भिज। उद्भिज क्या होते हैं? जो पृथ्वी के कुछ समय, जो पृथ्वी में कुछ समय रहे वह पुनः पृथ्वी को फाड़ कर निकल आए। मतलब क्या होता है, पहले वो अंदर रहते हैं, फिर फाड़ कर, मतलब जमीन को फाड़ कर जो बाहर निकलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उद्भिज। जैसे कि मंडूक, ठीक है। मेंढक जो होते हैं ना, हम ये मानते हैं कि जो मेंढक है ना वो पहले नीचे रहते हैं, फिर पृथ्वी से फाड़ के बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए किसके? जांगम के चार एग्जाम्पल्स, ठीक है, और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। देन हम देखते हैं औदभिद द्रव्य। वे द्रव्य जो पृथ्वी से फूट कर निकलते हैं उन्हें औदभिद द्रव्य कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी से क्या होता है, ऐसे द्रव्य जो पृथ्वी से फूट कर, ठीक है, बाहर निकलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं औदभिद द्रव्य। जैसे कि गोधूम, हरित की, ठीक है, जो भी मतलब प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? औदभिद बोलते हैं। ये भी फर्दर चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। वनस्पति, वानस्पत्य, औषध एंड विरुद्ध, ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वनस्पति। वनस्पति क्या होते हैं? जिनमें केवल फल दिखे, फूल नहीं, ठीक है। ऐसे द्रव्य जिनमें क्या होता है, केवल फल दिखते हैं, फूल नहीं दिखते, उन्हें हम बोलते हैं वनस्पति। जैसे वट, गूलर, प्लक्ष, ये सब क्या होते हैं? वनस्पति। वानस्पत्य क्या होते हैं? जिनमें फूल फल दोनों दिखे, उन्हें हम क्या मानते हैं? वानस्पत्य मानते हैं। जैसे कि आम, आम में क्या होता है? फल भी होते हैं फूल भी होते हैं। आम के पेड़ में, जामुन में भी फल फूल दोनों होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वानस्पत्य। एंड औषध, औषध क्या होता है? जो फल लगाने या फल पकने पर नष्ट हो। मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है, फल लग जाते हैं और जब फल पक जाते हैं तो वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? औषध बोलते हैं। जैसे गोधूम, ठीक है, दूर्वा, जैसे ही फल पक जाते हैं तो वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। विरुद्ध, विरुद्ध क्या होते हैं? लता और जो गुल्म होते हैं ना, मतलब जो लताएं नहीं होती, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विरुद्ध बोलते हैं। ओके, होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। और अगर कुछ भी ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं भौम द्रव्य, ठीक है। हम देखते हैं भौम द्रव्य। भौम द्रव्य, वह द्रव्य जो भूमि से प्राप्त होते हैं उसे भौम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। मतलब प्राकृत मतलब जो नेचुरली मिलते हैं, और कृत्रिम जो कि मैन मेड होते हैं या फिर आर्टिफिशियल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। सॉरी, सिंथेटिक नहीं, आर्टिफिशियल होते हैं केमिकली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम, ठीक है। अब देखते हैं प्रयोग भेद से। प्रयोग भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आहार द्रव्य एंड औषध द्रव्य, ठीक है। आहार द्रव्य क्या होते हैं? ये रस प्रधान द्रव्य होते हैं जिन्हें शरीर की रस धातु का पोषण होता है। मतलब आहार द्रव्य क्या है? बेसिकली आहार द्रव्य से क्या होता है? शरीर की रस धातु का पोषण होता है, और ये रस प्रधान द्रव्य होते हैं। देन आता है औषध द्रव्य। ये क्या होते हैं? ये वीर्य प्रधान होते हैं। ये रस प्रधान होते हैं और ये वीर्य प्रधान होते हैं। इनका प्रयोग रोग निवारण के लिए किया जाता है। जैसे कि तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य और
मृदु वीर्य, ठीक है। औषध औषध द्रव्य जो होते हैं वो वीर्य प्रधान होते हैं, और ये भी किस किस टाइप के होते हैं, तीक्ष्ण वीर्य होते हैं, मध्यम वीर्य होते हैं, या फिर मृदु वीर्य होते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे प्रभाव भेद से, ठीक है, कि प्रभाव भेद से द्रव्य का वर्गीकरण कैसे करा गया है। तो इसमें आते हैं, देखो, शमन, कोपन एंड स्वास्थित, तीन टाइप के होते हैं, शमन, कोपन एंड स्वास्थित, ठीक है। तो आपको बेसिकली ना क्वेश्चन आता है द्रव्य का वर्गीकरण करें, तो आपको ये सारा ना फ्लो चार्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं लिखना है, बस फ्लो चार्ट में लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का, तो हमें 10 मार्क्स का लिखना ही क्यों जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 10 मार्क्स में आता तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव्य का पंच भौतिकत्व। आप ये बात कान खोल के यहीं पे सुन लीजिए कि अगर कहीं भी XYZ आपसे पूछता है पंच भौतिकत्व, ठीक है, आता है, क्योंकि मान लो कोई भी क्वेश्चन आएगा कि इसका पंच भौतिकत्व बताओ, तो आपको पता है हर जगह एक श्लोक, आंख बंद करके ये श्लोक लिख के आना है, सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, मतलब जो सभी द्रव्य हैं वो क्या है, पंच भौतिक हैं, ठीक है। ये आपको हर जगह लिख कर आना है। जब मेरा एग्जाम था, किसी भी द्रव्य का पंच भौतिक पूछा जाता था, तो मैं लिख के आती थी सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम, सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम, ठीक है। तो आपको भी यही लिख कर आना है, ठीक है। आचार्य चरक तथा सुश्रुत सभी द्रव्य को 5 महाभूतों से बना हुआ मानते हैं, बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना आप ही को पड़ेगा। तो एक बार हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। उत्पत्ति भेद से द्रव्य कितने प्रकार के हैं, तो बताइए आप, उत्पत्ति भेद से कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। सर्वद्रव्यम, द्रव्याणाम वायुनाम कारणम पंच भौतिकम, तो हम किस पे टिक करेंगे, सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी है ना, तो वो भी दिए हुए हैं। द्रव्य को परिभाषित करते हुए योनि भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परिभाषित कर देना है, जो मैंने आपको श्लोक बताया था वो श्लोक डालना है, और फिर क्या, योनि भेद से 3 प्रकार के बताए गए हैं, कौन से, आप बताओ, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि योनि भेद से कौन कौन से द्रव्य बताए गए हैं, ठीक है। देन आता है द्रव्य का वर्गीकरण। हाँ, तो जो योनि भेद से 3 बताए गए हैं ना, उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। द्रव्य का वर्गीकरण तथा पंच भौतिक का वर्णन करें, तो इसमें आपको क्या है, जो भी उत्पत्ति भेद से, योनि भेद से, प्रभाव भेद से जो मैंने आपको वर्गीकरण बताया है वो पूरा लिखकर, और लास्ट में क्या है, पंच भौतिकत्व है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, ठीक है। ये श्लोक आपको एट द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, हमें अभी तक याद है, और ऐसा कुछ याद करने वाला है भी नहीं। बस ऐसा होना चाहिए कि जहां आपको मार्क्स मिले ना, तो यही है कि आप यहाँ पे श्लोक भी डाल सकते हैं और आपको मार्क्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। देन आता है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नेम क्या है, गुण, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ से 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और एक 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। गुण शब्द गुण आमंत्रणे धातु से निष्पन्न हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुण की परिभाषा। तो इसके लिए भी एक बहुत छोटा सा श्लोक मैंने दिया हुआ है, जो कि आपको क्या करना है, लर्न करना है। समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः, समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः, जो समवाय संबंध से, ठीक है, द्रव्य में आश्रित हो, उसे हम गुण कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो अब हम देखते हैं जो गुण है, ठीक है, गुण कितने होते हैं, गुण होते हैं 41, ठीक है, गुण की संख्या 41 होती है, ठीक है। उसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, आधि भौतिक गुण एंड आध्यात्मिक गुण, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले हम देखेंगे आधि भौतिक गुण।
आदि भौतिक गुण में क्या है, इसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सामान्य एंड विशिष्ट। ठीक है, सामान्य मतलब जो सामान्य है, नाम से ही पता चल रहा है, विशिष्ट मतलब जो कि स्पेशल है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, जो आदि भौतिक होते हैं ना, इनका जो संबंध होता है, ठीक है, वो हमारे भौतिक मतलब वर्ल्ड से होता है, संसार से होता है, इसलिए हम इन्हें आदि भौतिक बोलते हैं। और जो आध्यात्मिक होते हैं ना, इनका संबंध किससे होता है, इनका संबंध आत्मिक जगह से, मतलब जो कि प्रलोक है, ठीक है, उनसे संबंध होता है। तो आदि भौतिक में आते हैं सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में क्या आते हैं, महाभूतों में, मतलब जो नॉर्मली हर सामान्यता पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सामान्य। इसमें आते हैं गुरवादी गुण एंड परादी गुण, नॉर्मली ये हर द्रव्य में पाए जाते हैं। और जो विशिष्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये विशेष गुण होते हैं, जैसे कि शब्द स्पर्श ये सब होते हैं ना, ये विशेष गुण होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा गुण का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया, आपको ये टेबल फ्लो चार्ट याद रखना है, आप इजीली लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिलेबस में बस दो ही पढ़ने हैं, गुरवादी गुण एंड परादी गुण, और यहीं से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आज तक यहीं से क्वेश्चन आया, और आपका भी क्वेश्चन डेफिनेटली गुरवादी गुण या परादी गुण से ही आएगा। इन दोनों में भी गुरवादी गुण ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक श्लोक है जो कि आपको याद करना ही करना है, नो इफ नो बट, बस ये आपको याद करना है। ठीक है, ओके, चलो तो देखते हैं गुरुवादी गुण। गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुरा ससूक्ष्म गुणा ससूक्ष्म विशदा विशंति सविपर्या। ठीक है, तो क्या है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा ससूक्ष्म विशदा विशंति। ठीक है, ये सारे जो भी गुण मैंने अभी बोले हैं, इन सब ये सारे और इनके विपरीत, ठीक है, जो भी गुण है वो सारे क्या होते हैं, गुरुवादी गुण होते हैं। तो आपको बेसिकली पता है क्या करना है, बहुत सिंपल है, 10 याद करने हैं। ठीक है, बाकी आपको खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, 10 याद कर लोगे तो दूसरे जो भी गुण है वो अपोजिट है। चलो मैं आपको एक बार याद कराती हूँ, होप आप सभी को समझ आएगा। ठीक है, देखो गुरु आपको याद रखना है, गुरु मंद, श्लोक याद करना है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलेक्शन सांद्र। ठीक है, सिलेक्शन मैंने यहां लिख दिया था, सिलेक्शन सांद्र मृदु स्थिरा। ठीक है, सूक्ष्म विशदा विशंति, विशदा एरा, विशंति मतलब 20 होता है, सविपर्या। ठीक है, तो देखो गुरु का अपोजिट लघु, मंद तीक्ष्ण, हिम का उष्ण, स्निग्ध का रूष्ण, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का सर, विशद का पिच्छिल एंड सिलेक्शन का खर। ठीक है, ऐसे ही आपको बस कोई मतलब 10 याद रखने हैं, और बाकी क्या है उसका अपोजिट है, तो ऐसे आपको ये 20 गुण याद हो जाएंगे। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक गुण को पढ़ेंगे, जो कि मैंने क्या करा है, आपको ना टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप इजीली लर्न कर सकें। जब हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं ना, तो वो बहुत इजी होता है लर्न करने के लिए। ठीक है, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप ना उसे कभी भी मतलब कोई भी आंसर दे रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट दें, या फिर टेबुलर फॉर्म में दें, या फिर फ्लो चार्ट बना दें, तो बहुत इजी होता है उनके लिए भी। ठीक है, खिचड़ी नहीं पकानी है, बेसिकली आपको मैं सिंपल वर्ड में ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी आंसर शीट पे खिचड़ी नहीं पकानी है, या तो फ्लो चार्ट में या टू द पॉइंट आंसर करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं गुण और उसका मतलब क्या कार्य है, फिर हम उसका दोष कर्म देखेंगे, धातु कर्म देखेंगे एंड मल कर्म देखेंगे। गुरु, जिस गुरु जिस गुण में भ्रंगण कर्म करने की शक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरु कहते हैं। ये क्या करता है, वात का शमन करता है और कफ का वर्धन करता है। ऑब्वियसली जो कफ वात को शांत करता है वो कफ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और धातु का क्या करता है, भ्रंगण करता है धातु का भी, और क्या है, बल्ले है, बल प्रदान करता है। मल वर्धन है, और क्या करता है, विरेचन। ठीक है, मल का वर्धन करता है और क्या कराता है, विरेचन कराता है। ठीक है, लघु, ठीक है, जिस गुण में शरीर को हल्का करने की शक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लघु कहते हैं। ये कैसा होता है, ये वातवर्धन होता है एंड कफ का शमन करता है।
धातु का क्या मतलब, धातु का क्या कर देगा, ये कर्षण कर देगा। और लंघन, ठीक है, लंघन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, लंघन करने से लघुता आती है। और ये क्या करता है, मल का क्षय, ठीक है, और स्रोतों का शोधन कर देता है। मल क्या होता है, कम हो जाता है, और स्रोत क्या होते हैं, स्रोतस जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। देन आता है शीत गुण। शीत गुण कैसे, मतलब देखते हैं, जिस गुण में स्तंभन करने की शक्ति होती है, ठीक है, जिस गुण में क्या होता है, स्तंभन करने की शक्ति होती है, उसे हम बोलते हैं शीत। ठीक है, ये क्या करता है, पित्त का शमन करता है, और वात और कफ का क्या कर देता है, वर्धन करता है। पित्त का शमन करेगा तो वात और कफ का क्या करता है, वर्धन करता है। धातु वर्धन है। और ये क्या करता है, रक्त का भी स्तंभन करता है, क्योंकि शीत है। आपने कभी देखा होगा कि जब किसी बच्चे को चोट लग जाती है, हमारे घर में कभी चोट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर दूर है तो दादी वगैरह क्या करती थी, आइस लेके ना आइस लगा देती थी। तो उससे क्या नेचुरली क्या हो जाता था, क्लॉटिंग हो जाती थी, स्तंभन हो जाता था, जो ब्लड है वो रुक जाता था। ठीक है, वही हमारे आयुर्वेद में उसे स्तंभन बताया गया है। तो देख रहे हैं आप कि हमारा आयुर्वेद कितना अच्छा है ना। चलिए, तो ये क्या होता है, ये मूत्रल होता है, और पुरीश और स्वेद का भी क्या करता है, स्तंभन करता है। ठीक है, देन हम देखते हैं उष्ण। उष्ण का, उष्ण गुण का मतलब क्या काम होता है, और उसका धातु कर्म, दोष कर्म सब देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, एक साथ ना नीचे चले गए शब्द सारे। ओके, जिस गुण में स्वेदन करने की शक्ति हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। जिस गुण में क्या होती है, स्वेदन करने की शक्ति होती है, उसे हम उष्ण बोलते हैं। और जो उष्ण है वो क्या होता है, पित्त वर्धन होता है, वात कफ शामक होता है। जो ये क्या करता है, पित्त का वर्धन करता है, और वात और कफ को शांत करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, धातु का क्षय करता है, और स्वेद एवं पुरीष का प्रवर्तन करता है। ठीक है, उन्हें बाहर निकालता है। ठीक है, प्रवर्तन करता है, निकालने में हेल्प करता है। देन आता है स्निग्ध। जिस गुण में आर्धीकरण, स्वेदन, सॉरी क्लेदन, क्लेदन मतलब क्या बोलते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, जो क्लेदन मतलब थोड़ा ना चिपचिपा टाइप, ठीक है, करने की शक्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्निग्ध कहते हैं। जैसे कि, जैसे हमारे माउथ में है, ठीक है, सलाइवा है, ठीक है, जो सलाइवरी जूस है वो क्या करता है, क्लेदन करता है, जिसकी वजह से हमारा फूड क्या है, वो इजीली फूड पाइप में जा सके। ठीक है, तो वो क्या है, स्निग्ध। यही गुण क्या होता है, स्निग्ध होता है। ये क्या करता है, वात का शमन करता है, और कफ का वर्धन करता है, तभी तो क्लेदता आती है। धातु का भी क्या करता है, वर्धन करता है। और बल वर्ण का भी क्या करता है, वर्धन करता है। और ये क्या है, मल का प्रवर्तन करता है। देन आता है हमारा स्निग्ध के बाद रूक्ष्म गुण। ठीक है, रुक्ष, जिस गुण में कर्म की शक्ति हो, ठीक है, उसे हम रुक्ष बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, जिस गुण में कर्म की शक्ति हो, या फिर जो गुण क्या करे, रुक्षता प्रदान करे, ठीक है, या फिर कृशता प्रदान करे, कर्षण करे, उसे हम क्या बोलते हैं, रुक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पता है क्या है, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जिस गुण में शोषण, ठीक है, जिस गुण में किसकी शक्ति हो, शोषण करने की, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो, बाकी आप लिख लीजिए, मेरे लिए थोड़ा ना लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ओके डन। जिस गुण में क्या है, शोषण, ठीक है, अरे यार, ओके डन। जिस गुण में शोषण करने की शक्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रुक्ष। ठीक है, और ये क्या होता है, ये करता है दोष, मतलब दोष कर्म में वात का वर्धन करेगा, क्योंकि वात, वात जो है ना, बेसिकली वात का गुण है शोषण करना। ठीक है, और ये क्या करता है, वात वर्धन, कफ शमन, ठीक है, धातु का शोषण करेगा। ठीक है, जब पता है, जब ये इसका गुण ही शोषण करना है, तो ये धातु का भी शोषण करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, धातु क्षय हो जाएगी। और मल का भी क्या करेगा, शोषण करेगा। ठीक है, रुक्षता प्रदान होगी, जिससे क्या है, जो व्यक्ति है, ठीक है, उसे ढंग से मल का त्याग नहीं होगा। ठीक है, देन हम देखते हैं मंद। जो गुण देरी से कर्म करे,
जो गुण देरी से कर्म करे तथा जिसमें विषम दोषों को शमन करने की शक्ति हो, उसे हम मंद कहते हैं। ये क्या करता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये धीरा है, ठीक है, धीमा है, मंद है, ठीक है। तो क्या है, ये देरी से कार्य करेगा। तो ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं, मंद कहते हैं। ये क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं और कफ का क्या करते हैं, वर्धन करते हैं। धातु का भी वर्धन करते हैं। और ये मल निसरण में सहायक नहीं होते, क्योंकि यार ये स्लो है, ठीक है। तो ये मल निसरण में मतलब मल निसारण में कैसे साथ देंगे, ठीक है। ढंग से मल जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। देन आता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, ठीक है। जिस गुण में शोधन कर्म करने की शक्ति होती है, वो क्या होते हैं, उसे हम तीक्ष्ण कहते हैं। जो हमारा पंचकर्मा में है ना, मोस्टली हम तीक्ष्ण औषधियों का यूज करते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, पित्त का वर्धन करते हैं और वात का शमन करते हैं। ये क्या करते हैं, धातु को क्षय करते हैं और मल का प्रवर्तन करते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, मल प्रवर्तन के लिए ना बहुत जरूरी है तीक्ष्ण औषध, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा गुण है नेक्स्ट हमारा, स्थिर, ठीक है। जिस गुण में धातुओं में स्थिरता उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसे स्थिर कहते हैं। ये क्या होता है, जब स्थिरता उत्पन्न कर देगा तो कफ का वर्धन होगा, ठीक है, धातु का भी वर्धन होगा। और क्या होगा, वात मल, ठीक है। जब स्थिरता हो जाएगी तो वात मल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्तंभन हो जाएगा। वही सेम, जब बॉडी में स्थिरता है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो जो हमारा मल है उसका भी त्याग ढंग से नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, स्तंभन हो जाएगा। देन आता है सर। जिस गुण में प्रेरण करने की शक्ति हो, उसे हम सर कहते हैं। और ये बेसिकली ये क्या करता है, वात का वर्धन करता है, क्योंकि ये क्या है, प्रेरण कर रहा है, ठीक है, अनस्टेबल है। तो धातु का भी क्या होगा, लेखन होगा, और मल का क्या होगा, प्रवर्तन होगा, ठीक है। देन आता है मृदु। कोमलता उत्पन्न करने वाले गुण को मृदु कहते हैं। ये क्या करता है, वात पित्त का शमन करता है, कफ का वर्धन करता है, ठीक है। धातु को स्थैल्यकर होता है और मल को क्या करता है, ढीला करता है। बेसिकली क्या है, मैं आपको ना एक बार समझा सकती हूँ, आपको ही लर्न करना है। मतलब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मैम बस पढ़ रही हैं, पर ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये लर्न खुद ही करना है। इसीलिए मैंने आपके लिए पहले ही बहुत इजी कर दिया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको पका पकाया ये मिल रहा है और आपको ये खाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बस लर्न करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट गुण देखते हैं, कठिन। जिस गुण में शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कठिन। ये क्या करता है, वात का वर्धन करता है, धातु को दृढ़ीकर मतलब दृढ़ता उत्पन्न करता है धातु में, ठीक है, और मल का शोषण करता है, क्योंकि वो खुद ही दृढ़ है, ठीक है, खुद ही कठिन है, तो धातु को भी कैसे करेगा, दृढ़ करेगा। देन आता है विशद। जिस जिस गुण में क्लेद नाश करने की शक्ति होती है, उसे हम विशद कहते हैं। ये क्या करता है, क्लेदता का नाश करता है, ठीक है, उसका शोषण करता है, ठीक है। और ये क्या कर देगा, ऑब्वियसली जब वो क्लेदता का नाश कर रहा है तो क्या करेगा, वात का वर्धन करेगा और कफ का शमन करेगा, ठीक है, धातु का लेखन करेगा और मल का भी शोषण करेगा, ठीक है। मल त्याग ढंग से नहीं होगा। देन हम देखते हैं पिच्छिल। जो गुण शरीर में गौरव उत्पन्न करे उसे पिच्छिल कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पिच्छिल कहते हैं। और ये क्या करता है, कफ का वर्धन करता है, धातुओं का वर्धन करता है और मल मल के उत्सर्ग में सहायक होता है। मतलब मल भी क्या होता है, इजीली आउट, मतलब आउट होता है, मतलब मल को हम त्याग कर सकते हैं, बेसिकली ये है, ठीक है। देन आता है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, जो गुण शरीर में रोपण शक्ति उत्पन्न करे, जो गुण क्या है, शरीर में रोपण शक्ति उत्पन्न करे, हीलिंग, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। तो बेसिकली ये कैसा, कफ का वर्धन करता है, धातुओं का भी वर्धन करता है और मल का क्या करता है, प्रवर्तन करता है। देन आता है हमारा खर, ठीक है, खरगुण। खरगुण अब हम देखते हैं, जिसकी लेखन में शक्ति हो उस गुण को खर कहते हैं, ठीक है। जो लेखन कर कर आता है, समझ रहे हो, फुरचना टाइप, समझ रहे हो, लेख के बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, खरगुण। तो ये ऑब्वियसली जब ये लेखन कर्म कर रहा है तो इसमें वात की अधिकता होगी, तो ये क्या करता है, वात का वर्धन करता है, धातु का शपन करता है और मल का शोषण करता है। मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है, साथ में ना धातु का भी एक टाइप से शोषण ही हो रहा है खर गुण के कारण, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा।
देन हम देखते हैं सूक्ष्म गुण। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया। जिस गुण में विवरण शक्ति हो उसे सूक्ष्म कहते हैं। ये क्या है? वातवर्धन है, धातु क्षपण है, और मल शोषण है। स्थूल। जिस गुण में विवरण शक्ति हो, ठीक है, जिस गुण में कैसी शक्ति हो? विवरण शक्ति हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थूल बोलते हैं। एक सेकेंड। हम्म। ठीक है। तो ये क्या करता है? जो स्थूल है वो क्या करता है? कफ का वर्धन करता है। और एक सेकेंड यार, हाँ, ठीक है। जिस गुण में विवरण शक्ति होती है, विवरण शक्ति होती है, ठीक है, वो क्या होता है? वो सूक्ष्म होता है। ठीक है, मतलब स्रोतों को खोलता है ना जो गुण, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म। और जिस गुण में क्या होता है? अवरोध, विवरण नहीं, अवरोध करने की शक्ति होती है। थोड़ा सा ना चेंज है। जिस गुण में क्या है, ये आपको ना नोट्स में चेंज मिल जाएगा, अभी आप समझ लीजिए। जिस गुण में क्या है? अवरोध, अवरोध करने की शक्ति होती है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैंने भी वैसे लिख दिया है। ठीक है, अवरोध करने की शक्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थूल बोलते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म है वो क्या करता है? स्रोतों को खोल देता है। और जो स्थूल होता है वो क्या करता है? अवरोध करता है। ठीक है, स्रोतस का। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सूक्ष्म गुण क्या होता है और स्थूल गुण क्या होता है। ये कफ का वर्धन करता है, धातु का भी वर्धन करता है, और मलोत्सर्ग में सहायक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सांद्र गुण। जिस गुण में शरीर में प्रसादन करने की शक्ति होती है, ठीक है, वो क्या करता है? शरीर में प्रसादन करता है। ठीक है, नरिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्र। ये क्या होता है? कफ का वर्धन करता है, धातु को वर्धन करता है, और मल को भी गाढ़ा करता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छा गुण है ना। ठीक है, सांद्र गुण बहुत अच्छा है। ठीक है, देन हम देखते हैं द्रव। जिस गुण में सर्वत्र व्याप्त की शक्ति होती है, मतलब जो कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? द्रव। ठीक है, ये क्या है? कफ पित्त का वर्धन करता है, धातु का वर्धन करता है, और मल उत्सर्ग होता है। ठीक है, मल का भी उत्सर्ग करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है? ये पूरी टेबल जो है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, ये आपको लर्न करनी है। देन हम देखेंगे परादी गुण। ठीक है, परादी गुणों की संख्या 10 होती है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, परादी गुण या गुरुवादी गुण में से एक आएगा। ठीक है, वो आप पर, मतलब वो आपका लक है कि कौन सा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार परादी गुण क्या, कौन कौन से होते हैं। परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, एंड परिमाण, संस्कार, अभ्यास। ठीक है, तो हम, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परत्व। परत्व का अर्थ है प्रधानता। ठीक है, एक ही जाति में अनेक द्रव्यों में जो प्रधान व उत्कृष्ट होता है उसे पर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन है, ठीक है, तो हम में भी होता है ना, भी हम सब सेम नहीं है ना। ठीक है, तो जो हम में प्रधान होता है, जैसे हम, अब मान लो जैसे मोदी जी हैं, वो हम सब में क्या है? प्रधान है। ठीक है, उत्कृष्ट है, तो वो हम क्या है? सुपीरियर हैं वो हमसे। अब जैसे मान लो एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में क्या होता है? प्रिंसिपल सर होते हैं, टीचर्स होते हैं, ठीक है, फिर आते हैं सीआर आते हैं, एंड देन आते हैं स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन है? प्रिंसिपल सर है ना। ठीक है, और मान लो प्रिंसिपल सर के ऊपर ये वीसी सर आ जाते हैं, तो अब कौन सुपीरियर है? वीसी सर है। तो ये क्या है? सुपीरियरिटी, परत्व, इसी को हम क्या बोलते हैं? परत्व। देन आता है अपरत्व, इंफीरियरिटी। अपरत्व का अर्थ होता है अप्रधान, अपनी जाति में जो अप्रधानहीन और निकृष्ट हो उसे हम अपरत्व कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि प्रिंसिपल सर हैं, टीचर्स हैं, देन सीआर हैं, और फिर आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर आते हैं कभी कॉलेज ना आने वाले स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन है अपरत्व, इंफीरियर? ये। ठीक है, देन आता है युक्ति, रेशनल एप्लीकेशन। ठीक है, जिस वस्तु की जहां योजना उचित हो उसे वहां योजित करना। मतलब क्या है? अगर मान लो
कि कोई भी वस्तु है उसे उसकी जहां जरूरत है वहां पे उसका यूज करना, उसका प्रयोग करना, ये क्या है? युक्ति। देन आता है संख्या। जिस द्रव्य का सम्यक ज्ञान हो उसे संख्या कहते हैं। जिससे क्या होता है? किसी भी द्रव्य का सम्यक ज्ञान हो उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो गणना करना, ऑब्वियसली संख्या से पता चल रहा है कि 1 2 3 4 ज्वर है, ज्वर के कितने भेद हैं, ठीक है, रक्त पित्त के कितने भेद हैं। तो ये सब किसके वजह से पता चलता है? संख्या की वजह से ही पता चलता है, ठीक है। जैसे 3 दोष, 8 ज्वर, त्रिफला, पंच कसाय, तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि दोष कौन से हैं। 3 है, वात पित्त कफ है मान लो। ज्वर है, 8 है, ठीक है, वातज पित्तज कफज, फिर उसका द्वंद्वज और फिर सन्निपातज। दान त्रिफला, त्रिफला में 3 कंटेंट है। पंच कषाय कल्पना, 5 कषाय कल्पना दे रखी है। तो हमें देख के ही पता चल रहा है ये किसका यूज है? संख्या का। देन आता है संयोग। दो या अधिक द्रव्यों को परस्पर मिलन करना क्या होता है? संयोग होता है। देन आता है विभाग। द्रव्यों का विभाजन एवं संयोग का नाश करना क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है। इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिख कर आना है और आपको बहुत इजीली 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमें मार्क्स के हिसाब से भी पढ़ना और क्वालिटी तो है ही, ठीक है। पृथकत्व, ठीक है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाले गुण को क्या बोलते हैं? पृथकत्व कहते हैं। परिमाण, म- मान व्यवहार के कारणभूत गुण को परिमाण कहते हैं, ठीक है। जैसे तोला हो गया, और मान लो किसी भी चीज को हम बोल रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, तो वो क्या है? परिमाण है, ठीक है। देन आता है संस्कार, ठीक है। संस्कार तो संस्कार ही गुण अंतर्धानम उच्यते। किसी भी द्रव्य को संस्कृत करके, संस्कारित करके उसके गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं और उसके गुणों में क्या कर सकते हैं हम? वृद्धि कर सकते हैं। जैसे मान लो सबसे बढ़िया द्रव्य, मतलब जो सबसे बढ़िया है, घृत है। घृत क्या करता है? अगर मान लो हमने उसे दाल में डाल दिया तो वो क्या करता है? दाल का भी संस्कार ले लेता है, जो उसके गुण है, प्रॉपर्टीज हैं, वो भी अपने अंदर ले लेता है, और जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो तो रहती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? संस्कार। के खुद के जो गुण हैं वो तो हमारे अंदर है ही, और जो दूसरा है उसके भी गुण ले लेना, ठीक है, ये है संस्कार। ओके। तो आपको भी बस यही करना है कि जो मैंने पढ़ाया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, और खुद से क्या करना है? बस लर्न कर लेना है। यही आपका संस्कार है आज का, ठीक है, यही आपका होमवर्क है। बीच बीच में ऐसी बातें कर दी जाएगी ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। देन आता है अभ्यास। किसी पदार्थ को निरंतर सेवन करना, किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करना अभ्यास कहलाता है, ठीक है। वही कि अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लास्ट हमारा यही है कि अभ्यास है, प्रैक्टिस करेंगे जब हम क्वेश्चंस की, तभी तो हमें एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अभ्यास कहते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा अभ्यास भी कर लेते हैं फिर। चलो अभी करेंगे थोड़ा अभ्यास ना, ये वाला टॉपिक पढ़ के। रिसर्च अपडेट्स ऑफ परादी गुण। Researchers are using the principle of samyog to investigate the effect of combining different Ayurvedic ingredients। मतलब क्या है? जो रिसर्चर्स हैं वो समयोग का प्रयोग करते हैं, क्या देखने के लिए? ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब वो ठीक से उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो रेशियो है, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो सही है या नहीं, ठीक है, इसलिए रिसर्चर संयोग का प्रयोग करते हैं। देन आता है द पर एंड अपर क्वालिटी इज अप्लाइड टू डिटरमाइन मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। मतलब जैसे अभी हमने देखा कि पर सुपीरियर होता है एंड अपर जो होता है वो क्या होता है? इंफीरियर होता है। तो हम इसी का यूज करते हैं किसमें? अप्लाई करते हैं ट्रीटमेंट में। मतलब मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अगर हमें कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट देना है तो हम उसे कैसा? सुपीरियर देंगे ना, इंफीरियर तो नहीं देंगे। सुपीरियर देंगे तभी तो पेशेंट ठीक होगा, ठीक है। रिसर्चर्स आर रिसर्चर्स यूज युक्ति फॉर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इंक्लूडिंग फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ड्रग्स, ठीक है। मतलब जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं? युक्ति का भी प्रयोग करते हैं, किस लिए? अप्रोप्रिएट, एक सही ड्रग, ठीक है, औषधि का यूज करने के लिए। किसका यूज करते हैं? युक्ति का। तो देखा, जो हमारा
परादी गुण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज ना रिसर्चर्स भी करते हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। गुण की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 10 होती है, 41 होती है? यस, 41 होती है। पर का अर्थ क्या होता है? अप्रधान? नहीं, पर का अर्थ होता है प्रधान। गुणों का वर्गीकरण गुरुवा एक सेकेंड, अब हम देखेंगे 10 मार्क्स में। गुणों का वर्गीकरण करते हुए क्या करना है? गुरुवादी गुण का वर्णन करो। ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आएगा। वर्गीकरण में आपको क्या है, वो जो फ्लो चार्ट है वो बना देना है। एंड गुरुवादी गुण की जो भी टेबल दी हुई है ना, बस आप वो टेबल बना के आ जाना, आपको 100% 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन आता है परादी गुण का वर्णन करो और रिसर्च अपडेट ऑफ परादी गुण, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ाई दिया है, तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेनी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो इजीली हमारी ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर इज रस, चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है? यहाँ से आता है 1 मार्क्स का एमसीक्यू एंड 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रस आस्वादने। रस वह है जिसका आस्वादन लिया जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रस की निरुक्ति। गुण विशेष के अर्थ में, रस इंद्रिय द्वारा जिसका विषय ग्रहण होता है उसे रस कहते हैं, ठीक है। धातु के अर्थ में, जो शरीर में निरंतर गतिशील रहते हैं उसे रस कहते हैं। आपको भी ये ऐसे ही बताना है, ठीक है। पद पारद के अर्थ में, जो स्वर्ण आदि सब लौह को अपने में विलीन कर ले वह रस कहलाता है। अब हम देखेंगे षड्रस की उत्पत्ति एवं पंच भौतिकत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं षड्रस की उत्पत्ति पंच महाभूतों के न्यूनता वह प्रधानता के कारण होती है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मधुर रस है, ठीक है। तो मधुर रस में क्या होता है? पृथ्वी एंड जल होता है महाभूत। अम्ल में अग्नि, पृथ्वी, लवण, ठीक है। मैंने सब लिखा है, बस आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? पृथ्वी और पृथ्वी लिख देना है, और सारे में अग्नि 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 लिखना है। और इधर नीचे के 3 में वायु लिख देना है। और यहाँ पे क्या करना है? फिर मतलब आपको ना बस, बहुत ज्यादा अच्छी ये ट्रिक नहीं है, बस आपको ना एनालाइज करना है इसमें, कि जल जल लिख के वायु 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 और इधर अग्नि 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 लिखना है, बस। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद करा था भैया। अब हम देखते हैं कि किस ऋतु में मतलब कौन सा रस होता है, ठीक है। ऋतु के अनुसार रस की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा रस प्रधान होता है किस ऋतु में। तो आप शिशिर ऋतु में तिक्त होता है, वसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु, वर्षा में अमल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर। तो इसके लिए आपको क्या करना है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये ऋतुएं लिखनी है। फिर आपको क्या लिखना है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, तो आपको ऐसे लिखना है, देखो आपको एक ऐसे एरो बना लेना है। तो मधुर, और यहाँ पे लिखेंगे अम्ल, और जहां ये खत्म होता है लवण, यहाँ लिखेंगे कटु, यहाँ लिखेंगे तिक्त और कषाय, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऋतु में कौन सा रस प्रधान होता है। रस उपलब्धि। रस का परिज्ञान 3 साधनों से होता है, ठीक है। रस का जो परिज्ञान है, रस की जो उपलब्धि है, वो 3 साधनों से होती है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब रस का सामान्य ज्ञान। अनुमान, इससे क्या है? रस का विशिष्ट ज्ञान। और आप्तोपदेश, इससे क्या पता चलता है? रस का प्रायोगिक ज्ञान होता है, ठीक है। तो यहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ से आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आपके लिए इजी रहे। रस के लक्षण एवं गुण। तो हम एक एक रस के गुण देखेंगे और उसके लक्षण देखेंगे। सबसे पहले आता है मधुर। मधुर रस के गुण क्या होते हैं? स्निग्ध होता है, शीत होता है और गुरु होता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? स्नेहन, तर्पण, मुख लेप कर, माधव कर और कफ जनन, ठीक है। तो बेसिकली आपको 4 4 पॉइंट भी आप याद रख लेंगे तो सफिशियंट है, ठीक है। अम्ल रस। अम्ल रस कैसा होता है? स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, लघु होता है।
और ये क्या होता है, दंत हर्षकर होता है। जब भी हम अम्ल रस का सेवन करते हैं तो दांत में क्या होता है, खट्टापन आ जाता है। ठीक है, स्वेदन होता है और प्रस्त्रावण होता है, मुख का शोधन करता है, और ये क्या है, रोचक मतलब रुचिकर होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, अम्ल रस। देन आता है लवण। लवण रस कैसा होता है, स्निग्ध, उष्ण, गुरु। ये भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला, कफ प्रेसक और मुख कंठ में विधा उत्पन्न करता है। ये क्या है, हमारा लवण रस। देन आता है कटु। ठीक है, कटु के क्या गुण है, रुक्ष, उष्ण और लघु। ये रासना का उत्तेजक है, विधा के साथ मुख, नासा और नेत्र स्राव करने वाला है, और शरीर शूल जनक होता है। ठीक है, शरीर शूल नहीं, शिराशूल। ठीक है, शिराशूल मतलब क्या होता है, सिर में भी क्या होता है, हेडेक होने लगता है। तिक्त। तिक्त रस कैसा होता है, रुक्ष होता है एंड शीत होता है और लघु होता है। जीवा के अन्य आस्वादों को नष्ट कर देता है, अप्रिय होने पर भी रुचि उत्पन्न कर देता है। ये क्या करता है, अगर मान लो किसी खाने में टेस्ट भी नहीं है ना, किसी भोजन में, उसमें भी क्या करता है, रुचि उत्पन्न कर देता है, और सबके टेस्ट का नाश कर देता है। बस तिक्त तिक्त दिखता है। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा है जी। देन आता है कषाय। कषाय जो होता है वो रुक्ष होता है, शीत होता है, गुरु होता है, कफ का नाश करता है, कंठ में स्तंभ स्तंभ उत्पन्न करता है। ठीक है, आपको ये लर्न करना है। देन आते हैं दोष धातु एवं मल पर दोष का कर्म। ये ना मैंने आपके लिए इसीलिए इजीली टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, ताकि आप बस एक बार पढ़ें और आपको समझ आ जाए। तो देखो, रस, दोष पे क्या काम होगा, धातु पे और मल पे। हम देखते हैं सबसे पहले मधुर। मधुर रस जो है वो क्या होता है, वात और पित्त का शमन करता है, और कफ का क्या करता है, वर्धन करता है। धातु वर्धक होगा और मल का उत्सर्जक होगा। अम्ल रस जो है वो वात का शमन करता है, और पित्त और कफ का क्या होता है, वर्धक होता है, धातु का पोषण करता है, और मल का उत्सर्जक होता है। लवण रस जो होता है वो वात शामक होता है, पित्त और कफ का वर्धन करता है, धातु का पोषण करता है, और मल का भी क्या करता है, वर्धन करता है। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो जो कटु रस है वो क्या है, कफ का शमन करता है, और वात पित्त वर्धक होता है, धातु वर्धक होता है, मल उत्पादक होता है। तिक्त रस कैसा होता है, पित्त कफ शामक होता है, वात वर्धक होता है, धातु शोधक होता है, धातु को क्या करता है, शोधन करता है, और मल का उत्सर्जक होता है। एंड देन लास्ट इज कषाय रस। कषाय रस क्या होता है, पित्त और कफ का शमन करता है, और वात का वर्धन करता है, धातु का भी वर्धन करता है, मल उत्सर्जक होता है, और मल दृढ़तक मतलब मल को क्या करता है, दृढ़ करता है, कठिन करता है। ठीक है, ये क्या है, कषाय रस। ठीक है, तो आपको बस ये टेबल ही याद रखनी है, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये टेबल बना के आ जाना है। अब हम देखेंगे हर एक रस के अतियोग, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मधुर। मधुर रस क्या है, मधुर रस क्या है, शरीर में भारीपन। जब हम मधुर रस का अत्यधिक सेवन कर लेंगे, मतलब एक्सेस में सेवन कर लेंगे, तो क्या करता है, शरीर में भारीपन, अत्यधिक आलस्य, मांस वृद्धि, और वसा का संचय हो जाता है। ठीक है, जब वसा का संचय होगा तो मांस धातु की क्या, मेद धातु की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अम्ल रस क्या है, जब इसका अति सेवन कर लेंगे तो अति संवेदनशीलता, जकड़ाहट, और संधियों में क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा, और क्या होता है, कई बार इन्फ्लामेशन भी हो जाती है। लवण रस का अगर हम ज्यादा सेवन करते हैं तो जो हमारा रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और खालित्य पालित्य मतलब बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, और बाल जो है वो पकने लगते हैं, सफेद हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आपको ना ज्यादा सॉल्ट का इंटेक कम कर देना चाहिए, और ले भी रहे हैं तो सैंधव लवण ले, वो बेस्ट है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो उन्हें बताइए। कटु, त्वचा में जलन होगी, गले में शुष्कता होगी। तिक्त रस का सेवन करने में मुख शोषक होता है, और पिपासा, ठीक है, और क्षुधानाश मतलब भूख भी खत्म हो जाती है, भूख प्यास खत्म हो जाती है। ठीक है, और मुख का क्या होता है, शोषक होता है, भूख खत्म हो जाती है, बेसिकली प्यास लगती है। कषाय रस में क्या होता है, अगर हम अधिक सेवन करते हैं, थकावट होती है, संधि में धीरे धीरे क्या है, लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है, क्लेदता खत्म हो जाती है,
जिसकी वजह से क्या होता है, संधियों में जकड़ाहट होती है। ठीक है, ये था अपना कषाय रस। देन हम आगे बढ़ते हैं। अनुरस, वह रस जो गौण हो तथा जिसे प्राय प्राथमिक स्वाद के बाद अनुभव किया जाता है। मतलब क्या है, जो छुपा हुआ होता है। मतलब क्या है, मैंने कुछ भी खाया, ठीक है, खाते ही मुझे उसका स्वाद नहीं आया, जो कि क्या है, गौड़ है, गुप्त है, छुपा हुआ है, लुप्त है। ठीक है। और प्राइमरी प्राइमरीली उसका क्या है, प्राथमिक में उसका क्या है, स्वभाव, मतलब स्वाद नहीं आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुरस। जैसे मान लो, जो अव्यक्त है या फिर ईषद व्यक्त है, उसे हम अनुरस कहते हैं। हरितकी में स्थित मधुर रस, जब हम हरितकी का सेवन करते हैं ना, तो हमें मधुर रस अव्यक्त होता है, खाते ही सबसे पहले मधुर टेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या है, अनुरस है उसका। ठीक है। देन हम देखते हैं रिसर्च अपडेट ऑफ षड्रसा, कोरिलेटिंग द ट्रेडिशनल सिक्स टेस्ट विद कंटेम्पररी न्यूट्रिशन साइंस। मतलब क्या है, जो हमारे ट्रेडिशनली छह टेस्ट आए हुए हैं, उन्हें जो अभी की साइंस है, न्यूट्रिशनल साइंस, उससे क्या करना, कोरिलेट करना। जैसे कि ओवर इंक्लूडिंग स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट, मतलब अगर हम ज्यादा स्वीट और सॉल्टी टेस्ट को इंक्लूड करेंगे अपने न्यूट्रिशन में, तो क्या होगा, उसकी वजह से डिसऑर्डर होंगे, जैसे कि ओबेसिटी, hypertension and diabetes, investigating the concept of gut brain axis in relation to mental health। मतलब क्या है कि अगर एक ना रिलेशन बनाना, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कंसेप्ट को कि गट हेल्थ, अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो क्या है, ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, रिसर्च अपडेट है षड्रस में। ओके। देन आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। रस आस्वादने, मधुर रस में प्रधान महाभूत, ये आप बताएंगे। ठीक है। रस के पंच भौतिकत्व गुण और लक्षण का वर्णन करें, तो ये आप इजीली कर देंगे, और यहाँ तो मैंने बता ही दिया है। सर्वरसम पंच भौतिकम या सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, मतलब सभी जो, आप ये लिख सकते हैं रस में भी, आप ऐसा मत सोचिए। और बाकी जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था वो तो बनाना है, उसके बाद आप लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है। गुण और लक्षण का वर्णन करना है, प्रत्येक रस रस का दोष, धातु और मलकर्म, ये वाली टेबल बना लेंगे, वेरी इजी। और रस के अतियोग का वर्णन, इसमें भी आप क्या है, जो मैंने टेबल बनाई है, आपको बिल्कुल टेबल में एग्जैक्ट आंसर लिख कर आना है। ठीक है। देन आज का लास्ट चैप्टर है विपाक। ठीक है। यहां से क्या आएगा, यहाँ से 1 मार्क्स का एमसीक्यू और 5 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको इसे क्वेश्चन फॉर्म में ही कंप्लीट करेंगे। जठरा अग्नि का व्यापार संपन्न होने पर पाचन क्रिया के अंत में जो रस का परिणाम होता है उसे हम विपाक कहते हैं। मतलब कि जो पाचन क्रिया में जो जो डाइजेशन हो जाती है, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, जो रस निकलता है, सॉरी, उसे हम विपाक कहते हैं। ठीक है। द्रव्य पाचन के अंत में जो रसांतर होकर विशेष रस की उत्पत्ति होती है, उसे विपाक कहते हैं। विपाक के 4 प्रकार होते हैं, द्विविध, त्रिविध, पंचविध एंड षड्विध। ठीक है। विपाक के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो हमें बेसिकली ना त्रिविध विपाक ही पढ़ना है, और आज तक यहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है। इसे रस विपाकवाद भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अनुसार विपाक 3 प्रकार का होता है, मधुर, आम्ल एंड कटु। मधुर विपाक क्या होता है, कफवर्धक होता है। अम्ल विपाक पित्तवर्धक होता है। एंड कटु विपाक वातवर्धक होता है। अभी ना बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, तो मुझे कफ हो गया है थोड़ा। ओके, सॉरी। विपाक दोष कर्म, मधुर विपाक, तो ये क्या करता है, कफवर्धन होता है, शुक्रल होता है, और श्रेष्ठ विडमूत्र, मतलब कि जो मल मूत्र है उनका इजिली त्याग कराता है। देन आता है अम्ल। अम्ल रस जो होता है वो पित्तवर्धक होता है, शुक्रग्न होता है, और श्रेष्ठ विडमूत्र होता है। कटुरस जो होता है वो क्या होता है, वातवर्धक होता है, शुक्रग्न होता है, और वध विडमूत्र उनका क्या करता है,
वध करता है, ये क्या करता है, निकालता है और उन्हें बांधता है, जो कटु रस होता है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। विपाक उपलब्धि। विपाक का ज्ञान पाक क्रिया की परिसंप्राप्ति के बाद, पाक क्रिया की परिसंप्राप्ति के बाद उत्पन्न कर्मों के आधार पर अनुमान के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो अश्वगंधा के वृक्ष कर्म को देखकर उसके मधु विपाक का अनुपान, मतलब अनुमान लगाना, ये क्या है, विपाक उपलब्धि। विपाक का तारतम्य, ठीक है। विपाक के तारतम्य के संबंध में आचार्य चरक ने स्पष्ट रूप से द्रव्यों में गुण की विशेषता से उन द्रव्य गुण के अनुसार होने वाले विपाक की लक्षणों की मध्यता, अल्पता और अधिकता का ज्ञान करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, उन्होंने ना यही बोला है कि अगर किसी में मध्य, अल्प और अधिकता, ठीक है, विपाक के लक्षण देख के हम बता सकते हैं ना। अगर मान लो किसी का मधु विपाक है तो हम उसे बता सकते हैं कि उसमें मधुर वाले जो भी गुण होंगे वो होंगे, ठीक है। और अगर कटु विपाक है तो जो कटु रस वाले गुण होंगे, ये वो सारे गुण मिलेंगे। तो यही क्या है, विपाक तारतम्य, ठीक है। बेसिकली उन्होंने यही बोला है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विपाक के तारतम्य के संबंध में आचार्य चरक ने स्पष्ट रूप से द्रव्य में गुण की विशेषता, ठीक है, जो द्रव्य हैं उनमें जो गुण है, विशेषता से उन उन द्रव्यों के गुणों के अनुसार होने वाले विपाक के लक्षणों की मध्यम, अधिकता, अल्पता का ज्ञान कराया है। अगर मान लो कोई द्रव्य है उसमें मधुर रस अधिक है, मतलब मधुर रस के जो गुण है वो ज्यादा है, तो उसका विपाक भी मधुर ही होगा, ठीक है। बेसिकली यही बताया गया है। होप आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मेरी कफ की वजह से, तो उसके लिए मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं जब तक मेरी कफ ठीक हो जाए, ठीक है। देन हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। अंत में जो रस का परिणाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। विपाक के प्रकार होते हैं एकविध, द्विविध, त्रिविध, षड्विध एंड पंचविध, ठीक है। तो मतलब आपको इस पे टिक करना है कभी भी आएगा तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना। विपाक को परिभाषित करते हुए त्रिविध विपाक का वर्णन करें, या बहुत इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ठीक है, और शायद ना भी आए, पर आप ये आप कर लेना, ठीक है। विपाक उपलब्धि एवं विपाक तारतम्य, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको जितना कंटेंट दिया है वही लिखकर आना है। होप आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। और थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से सुना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैंने आपके लिए स्माइली बनाई है, ठीक है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे था। तो आप, मैं कोशिश करूंगी कि आप आगे भी कंसिस्टेंट रहेंगे और अच्छे से हमारी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, जो भी हमारे नोट्स हैं वो हमारी ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर ये नोट्स अपलोडेड हैं, ठीक है। आपको वहां से बस डाउनलोड करना है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। वीडियो देख के ना आपके पास नोट्स होंगे तो आप उन्हें 2 बार, 3 बार, 4 बार, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने परादी गुण में पढ़ा था, अभ्यास, ठीक है। सिमिलरली आप जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम खत्म करते हैं आज यहीं पर। थैंक यू।